गाइज, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया और स्वागत है आपका आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के रिव्यू में। वो हो चुका है खत्म और हम बात करेंगे कि आज किस तरीके से एक बार फिर से दी हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज ने जो है इस शो को बचाया है। कमाल कर देते हैं हर हफ्ते और ऐसा लगता है कि भाई स्मैकडाउन पे अगर इस समय रोमन रेंज नहीं होते तो ये शो बिल्कुल जो है वो कोई नहीं देखने में इंटरेस्टेड होता। ही सो गुड राइट नाउ। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को आप लाइक कर दें और एंड तक गाइस जरूर देखते रहें और चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली उस सब्सक्राइब बटन को भी आप दबा दें। तो ये शो स्टार्ट होता है और आ जाते हैं रिंग के अंदर रोमन रेंज और जे ऊसो और उनकी इंटरव्यू होने वाली होती है यहाँ पे केला ब्रैक्सटन के साथ। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे केला ब्रैक्सटन पूछती है रोमन रेंज से कि क्या तुम अब केविन ओवेन से डर रहे हो। और रोमन रेंज कहते हैं कि भाई इतने कम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है मेरी इंटरव्यू लेने की, तुम्हें मौका मिला है क्योंकि पॉल हेमन तुम्हारे साथ टॉकिंग स्मैक पे काम करते हैं और तुमने अपना मौका इस तरीके से गवा दिया मुझसे ऐसा फालतू क्वेश्चन पूछ के। प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उनका अगला क्वेश्चन होता है यहाँ पे कि भाई क्या तुम जे ऊसो को एज अ पॉन यूज कर रहे हो, यानी कि बस तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो इस बंदे को और जब तुम्हारा यूज खत्म हो जाएगा तुम इसको साइड में फेंक दोगे। तो इसका भी आंसर रोमन रेंज देते नहीं है। वो कहते हैं मैं हेड ऑफ द टेबल हूँ, मैं प्रोवाइड करता हूँ, मैं किसी को मैनिपुलेट नहीं करता, मेरी वजह से इस समय जे ऊसो रेलिवेंट है। और वो कहते हैं पॉल हेमन को प्लीज तुम इसको समझाओ कि क्या मेरा मतलब है। तो पॉल हेमन यहाँ पे कहते हैं कि भाई देखो जे ऊसो मेन इवेंट ऊसो बन चुका है और वो और किसी की वजह से नहीं, सिर्फ रोमन रेंज की वजह से है। और अगर इसको तुम मैनिपुलेशन समझ रही हो तो आई डोंट नो तुम्हें क्या चाहिए। और जैसे ही वो ये बोलते हैं बाहर आ जाते हैं केविन ओवेंस और वो सीधे चलते हुए आते हैं रिंग के अंदर बड़ी तेज और रोमन रेंज से उनको बात करनी है। वो कहते हैं कि देखो आज हमारा टैग टीम मैच तो होने वाला है मेन इवेंट में, लेकिन मैं तुम्हें एक और चैलेंज करता हूं, वो है टीएलसी के लिए एक टेबल्स लैडर्स चेयर्स मैच में फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो रोमन रेंज माइक मांगते हैं, हाथ आगे करते हैं और पॉल हेमन माइक लेके आते हैं केला ब्रैक्सटन से, लेकिन जे ऊसो उस माइक को पकड़ लेते हैं और रोमन देख रहे हैं कि इस बंदे ने यहाँ पे किया क्या। मैं बोलने के लिए रेडी था और इसने माइक छीन लिया। और जे ऊसो जो है वो बड़े ही पैशन से यहाँ पे बोलने लग जाते हैं कि हम तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, हम किसी से डरते नहीं है, वी आर द बेस्ट थिंग ऑन स्मैकडाउन। और ये चीज बिल्कुल भी रोमन रेंज को पसंद नहीं आई, क्लियरली उनके एक्सप्रेशन से दिख रहा था। और केविन ओवेंस उसके बाद काफी यहाँ पे खुश लग रहे थे और रोमन फिर माइक लेके कहते हैं कि देखो मैं वो पुराने वाला रोमन नहीं रहा जो तुम्हारा चैलेंज मान के अभी तुमसे मैच लड़ेगा, लेकिन टीएलसी में जो होगा उसके लिए हम देखेंगे। आई विल मीट यू ऑन द टैग टीम मैच टुनाइट। तो ये ओपनिंग सेगमेंट काफी ज्यादा मुझे पसंद आई, काफी पैशन था इसके अंदर, तीनों ही सुपरस्टार्स का माइक वर्क एक्सीलेंट था। और जब हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो रोमन रेंज जे ऊसो से बात कर रहे होते हैं बैक स्टेज और वो कहते हैं कि तुमने वो जो चीज़ करी रिंग के अंदर वो सही नहीं थी और हर चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लेकिन आज की टैग टीम मैच में हमें इन दोनों को दिखाना पड़ेगा, ओटिस और केविन ओवेंस को, कि उनकी जगह क्या है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला। इसके बाद गाइज नटालिया का मैच होता है बेली के साथ और कॉमेंट्री पर बैठी होती है बियांका बेलेयर और वो बात कर रही होती है किस तरीके से बेली जो है अब उनकी नेक्स्ट अपोनेंट हो सकते हैं पॉसिबली। और ये जो मैच था इन दोनों के बीच में एक एवरेज मैच में कहना चाहूंगा कि बहुत ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन शॉकिंग रहा यहाँ पे मेरे लिए रिजल्ट, क्योंकि नटालिया इस मैच को जीती तो सही लेकिन उन्होंने बेली को टैप आउट करा दिया और अपने शार्प शूटर फिनिशर से उन्होंने यहाँ पे उन्हें हरा दिया है। इसके बाद गाइज हमें पैट पैटरसन का एक ट्रिब्यूट मैच देखने को मिलता है जो कि एक 6 मैन टैग टीम मैच था। और इससे पहले इसके रिजल्ट की हम बात करें, शो के स्टार्टिंग में भी जो है बिल्कुल एनएक्सटी की तरह सारा स्मैकडाउन का रोस्टर आता है स्टेज पे और 10 बेल्स हमें सुनने को मिलती हैं जो कि एक ट्रिब्यूट था पैट पैटरसन के लिए। और इस 6 मैन टैग टीम मैच में सारे 6 के 6 बंदे या तो फॉर्मर या करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियंस थे। तो ऑब्वियसली इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पैट पैटरसन के करियर की बहुत बड़ी चीज थी, वो फर्स्ट एवर आईसी चैंपियन थे। और ये जो मैच था गाइज इन 6 बंदों के बीच में हमें देखने को मिला, काफ़ी अच्छा मुझे लगा, बहुत मज़ा आया इस मैच को देख के। बैक एंड फोर्थ था पूरे समय और दोनों ही टीम्स ने अपना पूरा यहाँ पे 100% एफर्ट डाला है, क्योंकि वो भी देख रहे थे कि इसको लेबल करा गया पैट पैटरसन ट्रिब्यूट मैच में, तो डेफिनेटली हमें वैसा कुछ करना पड़ेगा। और एंडिंग में हमें देखने को मिलता है कि सैमी ज़ेन टैग इन करते हैं, लेकिन डैनियल ब्रायन जो कि एक्टिव होते हैं उनको पता नहीं लगता कि टैग हुआ है और वो गलती से डॉल्फ जिगलर को मारते रहते हैं। और इसका फायदा उठाने की सैमी कोशिश तो करते हैं, लेकिन ब्रायन यूजेस अ क्विक पिन जो कि पैट पैटरसन अपने करियर में यूज करते थे और उसकी मदद से जो है वो यहाँ पे इस मैच को जीतते हैं। तो ये पहला ट्रिब्यूट पॉइंट था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि फेस टीम और हील टीम फेस टू फेस आ जाते हैं मैच के बाद भी, और जबकि 2 बंदे जिगलर की टीम से यानी कि नाकामुरा और सैमी ज़ेन ये दोनों बंदे अटैक करते हैं, जिगलर खुद जो है धोखा देते हैं, अपनी टीम को कुछ करते नहीं है और उन पे ही वो चीज़ भारी पड़ जाती है क्योंकि फेस टीम रह जाती है रिंग के अंदर और उसके बाद सिर्फ जिगलर बचते हैं। और यहाँ पे
तीनों अपने अपने फिनिशर लगाते हैं डॉल्फ जिगलर के ऊपर और ये जो है बेबी फेस टीम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी दिखाया गया और उसके बाद वो पैट पैटरसन को सेलिब्रेट करते हैं एक बार फिर से। इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट हमें देखने को मिलती है, केला ब्रैक्सटन होती है केविन ओवेंस के साथ और केविन ओवेंस बात करते हैं कि किस तरीके से अब वो रोमन रेंस को पहले की तरह रिस्पेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि जो चेंजेस रोमन के अंदर आए हैं वो बिल्कुल भी हैं जो सही नहीं है। और वो कहते हैं कि मैंने भी बहुत सारी गलतियां की है, मैं ये नहीं कह रहा मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, लेकिन मैंने उन चीज़ों से सीखा है और अब जो है मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ जब मैं अपने वर्क प्लेस में आता हूँ और रोमन रेंस को भी वैसा ही कुछ करना चाहिए। और फिर ओटिस भी चलते हुए आते हैं यहाँ पे और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि यहाँ पे रोमन रेंस मेरे जैसे सुपरस्टार्स को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देता है और आज हमें उनसे बदला लेना पड़ेगा इन दी मेन इवेंट। इसके बाद गाइज हमें देखने को मिलती है साशा बैंक्स और कार्मेला की एक सेगमेंट जो कि थी वॉर ऑफ वर्ड्स और इसमें बेसिकली ये दोनों ही अलग अलग लोकेशंस पर थे और इनकी साइड बाय साइड हमें कॉन्वर्सेशन सुनने को मिलती है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी यहाँ पे भी ये सेगमेंट। और कार्मेला सबसे पहले तो भाई साशा बैंक्स को निक्की मिनाज की वॉनबी बोलती हैं जो कि एक बहुत फनी लाइन थी और इसके बाद साशा कहती हैं कि एक रीज़न है कि आखिर क्यों आज तक मेरा और कार्मेला का 1-on-1 मैच नहीं हुआ है और वो ये है कि मैं बिल्कुल अलग ही लीग में हूँ, मेरा जो लेवल है वो कार्मेला के लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर है। और कार्मेला कहते हैं कि भाई देखो साशा, मुझे लगता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा जेलस हो और मुझे बेसिकली ऐसा लगता है कि तुम मेरी लुक्स और बाकी हर चीज़ से इसलिए भी जेलस हो क्योंकि तुमने जो अचीव करा है वो मैं तुमसे आधा एफर्ट करके अब अचीव करने वाली हूँ और टीएलसी में मैं तुमसे टाइटल भी लेके रहूंगी। लेकिन कार्मेला कहती हैं कि इफ़ शी वांट्स द टाइटल एट टेबल्स लैडर्स चेयर्स इट विल बी द बैडेस्ट बिच शी हैड एवर फेस्ड इन हर करियर, यानी कि जो सबसे ज़्यादा मुश्किल अपोनेंट तुम्हारे लिए होने वाला है वो मैं होंगी एट टीएलसी। और इसके बाद कार्मेला हंसती हैं, उनका कैमरा ऑफ हो जाता है, एक साइड बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है और साशा भी यहाँ पे देखती रहती हैं और सेगमेंट हो जाती हैं खत्म। तो एक अच्छी सेगमेंट थी, दोनों ने काफ़ी अच्छा प्रोमो यहाँ पे कट करा और मैच देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या टाइटल चेंज होगा या फिर नहीं, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं। इसके बाद गाइस किंग कॉर्बिन का मैच था मर्फी के साथ और अगर आपको याद हो लास्ट वीक उन्होंने बोला था कि भाई इस हफ्ते मैं बिल्कुल प्रेपरेशन के साथ आने वाला हूं और यहाँ पे वो लेके आ जाते हैं स्टीव कटलर और वेस्ली ब्लेक को अपने साथ, जो कि बिल्कुल अपनी नई सी लुक में हैं और ब्लैक कलर के उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। पहले तो उनको पहचाना भी नहीं जा रहा और अगर आपको याद नहीं है बंदे कौन है तो फॉरगॉटन सन्स के पार्ट थे जो कि स्मैकडाउन पे टीम आई थी और फिर उसके बाद सब लोग उन्हें भूल गए, WWE भी भूल गई और अब उनको याद आया ये दो बंदे हमारे पास हैं तो कॉर्बिन के साथ उनको जोड़ा जा रहा है। और इस मैच में मिस्टीरियो फैमिली भी रिंग साइड पे थी तो ऑब्वियसली हमको पता था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है और ये दोनों बंदे बेसिकली वेट कर रहे थे सही मोमेंट का और उन्होंने रे मिस्टीरियो और डोमिनिक पर अटैक कर दिया और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठा के कॉर्बिन ने एक एंड ऑफ डेज लगाई मर्फी के ऊपर और इस मैच को उन्होंने जीत लिया है। तो 1-1 हो गया मर्फी और कॉर्बिन के बीच में और किस तरीके से आगे फ्यूड चलती है आई थिंक एक 6 मैन टैग टीम में ही लीड करने वाली है जहां पे हमें स्टीव कटलर, वेस्ली ब्लेक, किंग कॉर्बिन अगेंस्ट रे मिस्टीरियो, मर्फी एंड डोमिनिक देखने को मिलेगा। अब वो टीएलसी में होगा या फिर स्मैकडाउन में, ये देखना रहेगा। और फाइनली गाइस मेन इवेंट का मैच हमें देखने को मिलता है ओटिस एंड केविन ओवेंस अगेंस्ट रोमन रेंस एंड जे ऊसो। और यहाँ पे सबसे पहले तो जे ऊसो अपनी एंट्रेंस करते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं रोमन के बाहर आने का पर रोमन आता ही नहीं है तो जे ऊसो को ये मैच जो है अकेले ही शुरू करना पड़ता है और क्लियरली दिखता है कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत बुरी उनकी पिटाई हो रही होती है ओटिस की तरफ से और शायद ये वही कॉन्सिक्वेंसेस थे ऊसो के लिए जिसकी बात कर रहे थे रोमन रेंस। और यहाँ पे वो फाइनली आते हैं बाहर और बिना टैग इन करे ओटिस पे अटैक अपना शुरू कर देते हैं। पहले एक सुपरमैन पंच मारते हैं, फिर रिंग साइड पे जाते हैं, स्टील स्टेप्स में उनको फेंकते हैं और स्टील स्टेप्स निकाल के बुरी हालत कर देते हैं ओटिस की मार मार के। अब मुझे इस चीज़ से कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आई नो WWE ने ऐसा क्यों करा है, लेकिन अगर मैं एक लॉजिकल तरीका देखूं तो क्या यहाँ पे मैच डिस्क्वालिफिकेशन में ख़त्म नहीं होना चाहिए था? क्या स्टील स्टेप्स एक वेपन नहीं है जो कि टैग टीम मैच में अगर यूज़ करा जाए तो DQ हो जाता है? आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे WWE ने इसको DQ में ख़त्म नहीं करा। और जब हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमें बताया जाता है कि ओटिस को बैक स्टेज लेकर गए हैं और अब सिर्फ केविन ओवेंस बचे हैं इस टैग टीम मैच में। तो ये काफ़ी वन साइडेड हो गया था टैग टीम मैच और लास्ट में जे ऊसो टॉप रोप पे जाते हैं अपनी स्प्लैश लगाने के लिए और रोमन कहते हैं तुम मुझे टैग दो, ये मेरा शो है, मैं इस मैच को ख़त्म करूंगा। और जैसे ही जे ऊसो टैग करने आते हैं केविन ओवेंस एकदम से लड़ना वापस शुरू करते हैं और वो रोमन को बाहर फेंक के ऊसो को एक स्टनर लगा देते हैं, लेकिन जैसे ही वो पिन करने के लिए जाते हैं रोमन वापस आते हैं रिंग में और यहाँ पे अटैक करते ही रहते हैं कॉन्टिन्यूसली ओवेंस पे और वो क्योंकि लीगल मैन नहीं थे अब रेफरी जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए बेल को काउंट करता है, जो कि फनी था कि उन्होंने वेपन के लिए नहीं करा लेकिन इसके लिए करा। और रोमन रेंस अपना GNT चोक लगाते हैं यहाँ पे
और जो है बिल्कुल पास आउट करवा देते हैं केविन ओवेंस को। और मैच के बाद स्टील चेयर लाने को कहते हैं जे ऊसो को, और रोमन और ऊसो मिलके केविन ओवेंस की बैंड बजा देते हैं चेयर मार मार के। और उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर रोमन रेंज जो है वो जे ऊसो के ऊपर भी अटैक कर देते हैं विद स्टील चेयर, और वो कहते हैं अब तुम्हें समझ आया कि कौन है हेड ऑफ द टेबल, कौन है यहाँ पे जिसके हाथ में सारी पावर है। और वो केविन ओवेंस के ऊपर अपना टाइटल फेंक के कहते हैं कि भाई देखो, तुम्हें ये टाइटल चाहिए था, तुम मुझसे मांग सकते थे, मैं तुम्हें एक मैच देने के लिए रेडी था, लेकिन तुम मेरी फैमिली के ऊपर आए, तुमने मेरी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट कराए, और अब टीएलसी में मैं तुमसे वो हर चीज़ छीन लूंगा जो तुम्हें पसंद है, और तुम्हारी फैमिली भी जो है उस चीज़ के लिए मुझे सॉरी बोलेगी। तो ये बहुत ही कमाल के तरीके से रोमन रेंज ने शो को ख़त्म करा, और मैं जितना अप्लॉज करूं इसको उतना ही कम है, क्योंकि भाई इतने सालों से हम बोलते आ रहे थे रोमन को हील बना दो, और अब सारे लोग ये समझ गए कि भाई ये कितनी अच्छी चीज़ थी, आखिर क्यों मैं इतने सालों से बोल रहा था। और तब लोगों को लग रहा था नहीं भाई कैसे रोमन हील बन जाएगा, कभी नहीं बन सकता रोमन हील। एंड लुक एट दिस नाउ, रोमन इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, प्रोबेबली डब्ल्यूडब्ल्यूई की बेस्ट चीज़ हुए हैं, और वो अपना टाइटल रेस करते हैं। स्मैकडाउन गोज ऑफ द ईयर। एक अच्छा शो तो मैं देखो ओवरऑल कहूँगा कि एक एवरेज शो था, लेकिन रोमन रेंज इन इटसेल्फ इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, और उसी की वजह से स्मैकडाउन की गाड़ी चल रही है। तो गाइस ये था आज का स्मैकडाउन का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है